हाँ दोस्तों, Y1 स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार पटेल आपको क्लास 10 की मैथ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जानते हैं। जैसे पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम गिन सके, जैसे 1, 2, 3, 4 ये होगी हमारी नेचुरल नंबर। अब हम इसके बाद जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसमें हम जीरो को भी ऐड करते हैं। बस जीरो को शामिल करने से हमारी ये पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 नंबर। तो अब इसके बाद हम जानेंगे पूर्णांक क्या होता है, बेसिक टर्म्स के बारे में इनके। पूर्णांक इंटीजर्स, ये क्या होता है? जैसे ये इसमें ऋणात्मक संख्या भी दी जाती है 0, उसके बाद ऋणात्मक और पॉजिटिव संख्या। ये धनात्मक संख्या। उसके बाद जानते हैं परमीय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? हाँ दोस्तों, फिर हम चलते हैं परमीय संख्या के बारे में जानते हैं। परमीय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम हर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p/q के रूप में अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। जैसे p/q के रूप में हम लिख सकें और q का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी। और जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसे 3/2 हो गया, 7/4 etc। तो हाँ दोस्तों, तो जैसे इसके कई उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे 4/3, बहुत सारे उदाहरण हैं
ले सकते हैं कोई भी, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। तो अब चलते हैं हम इसके बाद जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो देखते हैं आगे। तो बच्चों समझना, हमें तो लग रहा है कि आप लोग को समझ आना चाहिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम आपको कहाँ एकदम जीरो से बताएं, जीरो से हाई लेवल तक बताएं, जो आपको लगे समझ में आए। चलिए फिर देखते हैं आगे। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट होती है। जैसे ऐसी संख्या जो हम p बाई क्यू अंश और हर के अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें, ऐसी संख्या, तो ये जस्ट परिमेय संख्या का अपोजिट हुई। p बाई क्यू के रूप में अंश बटे हर के रूप में हम ना लिख सकें, इसके रूप में हम ना लिख सकें ऐसी संख्या। जैसे अब इसका एग्जाम्पल जैसे √3 √2। अब इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं आपको 22/7। आप सोच रहे होंगे कि ये तो परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या तब होती है, इसका मतलब ये पाई है, पाई का मान, हम पाई की बात कर रहे हैं। पाई का मान होता है, पाई की वैल्यू हम कहीं कहीं यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, पाई 22/7। ये जो 22/7 हम लिखते हैं, ये एक्चुअल नंबर नहीं होती, ये इसको हम लगभग में लेते हैं। इसका मान जो होता है 22/7, ये लगभग में लिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 22/7 पाई जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू 22/7 होती है लगभग में ली जाती है। चलिए अब इसके बाद जानते हैं हमारी वास्तविक संख्या, जो हमारा मेन चैप्टर है उसके बारे में जानते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। अब हम ये बेसिक टर्म जानना हमें बहुत जरूरी था ना। हम तो चलिए अब जानते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सिर्फ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें दोनों संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या प्लस वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह होता है। तो चलिए अब इसमें हम जानते हैं एक वो क्या कहते हैं, प्रमेय है आपकी प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके द्वारा हम मैक्सिमम 2 एलसीएम निकालते हैं 2 पूर्णांक अंकों का, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, इसके बारे में भी जानना बस नॉर्मल था।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को हम लीमा कहते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। प्रमेयिका के द्वारा जैसे हम किसी कथन को सिद्ध करते हैं, प्रमेयिका के बारे में जैसे हम किसी कथन को सिद्ध करते हैं, और यूक्लिड प्रमेयिका से हम मात्रा निकालते हैं किसी धन पूर्णांक संख्या। ये सिर्फ धन पूर्णांक संख्या के लिए ही लागू होता है। जैसे अब हम मान लेते हैं कोई धन पूर्णांक संख्या है, कोई धन पूर्णांक दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे माना धन पूर्णांक संख्या ए बी है। अब यूक्लिड प्रमेयिका से हम क्या करते हैं, से एक ए का बी में भाग दें। अब इससे हम भाग देंगे तो हमारा कुछ भाजक आएगा। तो जैसे मान लेते हैं हम भाजक Q और कुछ संख्या देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ आएगा, फिर उसके बाद हमारा, तो दोस्तों हम जैसे हम क्या मान जानते हैं, ये क्या है भाजक, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। अब यूक्लिड प्रमेय क्या होता है कि ए बराबर बी बी बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक, और जैसे भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य बराबर भाजक उड़ते भागफल धन शेषफल, यही होता है। तो हम यूक्लिड प्रमेय का यही नियम लगाते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक यानी ए, और भागफल यानी Q, और धन शेषफल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शेषफल वैल्यू होती है, शेषफल की वैल्यू हम जीरो से कम, कभी जीरो शेषफल वैल्यू जीरो से कम आ नहीं सकती, माइनस में तो आ नहीं सकती, सदैव जीरो के बराबर आएगी या जीरो से बड़ी आएगी। तो हम r की वैल्यू जो है जीरो या जीरो से बड़ी लगाएंगे। अब r की वैल्यू जो है कभी भी r की वैल्यू जो है 3। हाँ दोस्तों, तो जो ये r की वैल्यू है, r की वैल्यू सदैव जीरो के बराबर भी हो सकती है, जीरो से बड़ी, क्योंकि जो हमारा शेषफल होता है कभी जीरो से छोटा होता नहीं। तो अब जो r है कभी फिर ये r जो है a से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यही है यूक्लिड प्रमेय का। इसकी वैल्यू जो है r की जीरो के बराबर हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, लेकिन जो a है, a भाजक है, इससे कभी बड़ी नहीं हो सकती। जैसे अब हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे हम एक ले लेते हैं धन पूर्णांक संख्या एक हो गई 15, एक हो गई 4 ले लिए। अब यहाँ देखिए 15 4 से बड़ी है, 15 4 से बड़ी है, तो अब हम
15 में सदैव, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 से बड़ी है। अब जो हमारा छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे 4 से। 4 में 12, अब यहाँ 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा शेष फल कितना बचा, 3 बचा। तो अब हम इसको यूक्लिड प्रमेयिका के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जैसे भाज्य बराबर जो होता है हमारा 15 बराबर 4 गुणित 3 प्लस 3, ये शेषफल। अब यहाँ हम जैसे शेषफल आर वैल्यू मान 3, ये शेषफल हमारा है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, वही जो यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में लिखे थे। तो अब इसकी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकता है। अब 0 लिख दी। उसके बाद ये देखिए, अब ये जो है 4 से छोटी होगी, 3 की वैल्यू जो है 4 से छोटी होगी। यही हो गया यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा हल। तो दोस्तों, जैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना, ये हम ना देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम जैसे किसी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक बेसिक स्टेप है। इसके द्वारा हम किसी भी धन पूर्णांक संख्या का जैसे मासा निकालते हैं, किसी दो संख्या का। तो जैसे अब हम मानते हैं कि कोई दो धन पूर्णांक संख्याएं ई और माना धन पूर्णांक संख्या है। EF है जो इस प्रकार है, अर्थात जो हमारी ई संख्या है वो F से बड़ी है। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। अब हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तब हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये हमारा सिद्ध होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें कैसे प्रयोग करते थे, जैसे हमारी अब हमारा ई है, बड़ी वैल्यू है, तो हम इसमें एफ से भाग देंगे। ये मान लीजिए हमारा ई वैल्यू होगी, एफ से भाग करेंगे, एफ से भाग करेंगे। अब क्या होता है, हम भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा। भागफल जैसे हम मान लेते हैं क्यू आ गया, क्यू आ गया। अब यहाँ हम भाग देंगे तो हमारा कुछ भाग आएगा, तो हम इसमें यहाँ जो घटाएंगे, यहाँ भाग हमारा मान लीजिए शेषफल आर आ गया। अब शेषफल आर आ गया तो हमारा शेषफल आर आ गया, तो अब फिर हम शेषफल जो आर आएगा इससे ये हमारा नया भाजक प्राप्त होगा। जो शेषफल आएगा जिसे आर है, ये हमारा नया भाजक बनकर आएगा, नया भाजक आएगा। अब हम ये जो भाज्य है, भाज्य हमारा नया भाजक बनेगा, तो ये हमारा नया भाजक बनकर तैयार होगा। तो हम ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 के बराबर ना हो जाए। जब तक हमारी ये वैल्यू आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे। तो अब हम इसको बेसिकली
एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। पहले हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ कैसे लगाए हैं। तो हमारा E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा F इंटू क्यू प्लस R। अब जो हमारी R की वैल्यू होगी, R जो कि शेषफल है, शेषफल ये हमारी शेषफल है। और हमने आपको यूक्लिड प्रमेयिका में बताया था कि जो शेषफल होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। 0 से तो छोटी होगी नहीं, 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो अब हम 0 बराबर या 0 से बड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी R है ये F से बड़ी नहीं हो सकती। तो अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो बेसिकली एकदम स्पष्ट समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे हम हम जैसे देखते हैं एग्जाम्पल बारे में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई द्रव्यमान संख्या, चलिए लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 तथा 1288 का ज्ञान कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बताए थे, तो अब उसी को अप्लाई करेंगे हम। अब यहाँ देखिए जो हमारी 1288 है, 1288 ये 575 से अधिक है, 575 से अधिक है। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे तो अब हम इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ये हमें पेपर नहीं दिखाना है। तो 575, अब ये 1288 हम भाग करेंगे। तो इसको हम ये 2 बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, 2 बार ले सकते हैं। 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 से 11, तो 8। अब यहाँ कितना बचा 3, 2 में से 1 यहाँ में। अब ये जो 138 है, 138 जो है ये हमारा नया भाजक तैयार होगा। ये क्या होगा, नया भाजक। जब तक हम बोल रहे थे ना, जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता, तब तक हम यही प्रक्रिया करते रहेंगे। तो अब जो हमारे 2 नई संख्या प्राप्त हुई, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1288, अब यहाँ 575 गुणित 2 धन 138। तो
अब जो हमारी 138 यानी शेषफल की वैल्यू है वो 575 से छोटी है, तो जो छोटी वैल्यू है उसी से तो हम भाग करेंगे। तो अभी हमारा नया भाजक तैयार हो गया, और जो हमारा भाज्य है 575 है। तो अब हम यहाँ फिर से करेंगे, अब यहाँ पर हम 575 में भाग करेंगे इससे। अब ये हमारा नया भाजक बन के तैयार हुआ 138। 138 से हम भाग करेंगे, 138 से भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा हमारा। 8 चौ 32, 32 का है 2 हासिल लगा 3, 4 तिहाई 12 3 15, 15 का है 5 हासिल लगा 1, 4 1 4, 4 1 5। अब ये हमारा प्राप्त 552। अब इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ 3 प्राप्त हुआ, यहाँ 2, ये कट। अभी भी हमारी जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो हम मतलब जितनी बार हमारा, अब यहाँ एक चीज हम और दिखाएंगे, जो हमारा 138 की वैल्यू है एक नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 के बराबर आ जाती तो इन दोनों का जो मस है यही वैल्यू आपको होती। अब हम देखेंगे कि ये बराबर नहीं है, तो यहाँ फिर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका का, विभाजन प्रमेयिका का यहाँ दिखा देंगे ना, क्योंकि 138 नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके। अब हम जब 138 का पुनः प्रयोग किए थे तो हमारा जो नया भाजक था, नया भाजक यहाँ मिला था 138 था। अब हम 138 तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे ना, तो 575 इक्वल टू 138 ते 4 प्लस 23। अब हमारा फिर यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ हमारा नया भाजक उभर कर आया है कितना। अब यहाँ इसके लिए ये नया भाजक जो था 138 था, अब ये हमारा फिर नया भाजक क्या हुआ 23 है, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ जो हमारा नया भाजक प्राप्त हुआ है, ये नया भाजक प्राप्त हुआ 23। तो जब तक, यही ध्यान देना है, जब तक इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, शेषफल की वैल्यू जब तक 0 ना हो तब तक हम यही प्रक्रिया करते रहेंगे, जब तक ये 0 ना हो जाए। तो अब हम फिर से पुनः करेंगे। अब हमारा नया भाजक दिखाएंगे यहाँ, क्योंकि 23 नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। तो यही प्रक्रिया हम बार बार करेंगे जब तक 0 ना हो जाए, शेषफल की वैल्यू 0। तो यहाँ हम बार बार लिखेंगे नहीं, पुनः दिखा देंगे दैट नॉट इक्वल टू 23 0। तो अब यहाँ फिर से हम लगाएंगे। तो अब हमारा जो नया भाजक है तो हमारा 23 से भाग देंगे। अब नया भाग जो है 138 है, अब यहाँ देंगे। अब ये 6 बार जाएगा, 6 36 18 6 दूनी 12 1 13। अब यहाँ देखिए हमारी जो शेषफल की वैल्यू है 0 आ गई, शेषफल की वैल्यू हमारे यहाँ शेषफल 0 आ गए। तो यही हमको दिखाना है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम यही प्रक्रिया यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे। तो अब दिखाएंगे कि अब यही लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके फिर से। तो अब 138 बराबर 23 गुणित 6 धन 0। अब ये जो हमारा शेषफल की वैल्यू है ये 0 हो गई, 0 हो गई। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, मिटा दे रहे हैं इसको, कहेंगे कि 1288
और 575 का 75 का यूक्लिड एल्गोरिथम से मास कितना 23 प्राप्त होगा। अब ये तो हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका जैसे उदाहरण हम बताएगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, कि किसी कथन को हम सिद्ध करने के लिए दिखाते हैं। तो ये कथन पहले होता है, सिद्ध ही होता है, तो हम इसका प्रयोग अक्सर करते हैं कथन को सिद्ध करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं उस पर भी एक एग्जाम्पल उस पर भी देख लेते हैं। तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने हार्ड एग्जाम्पल नहीं लिया। अब एक कथन सिद्ध करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर एक एग्जाम्पल लेंगे, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से स्पष्ट से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक धनात्मक, वो भी क्या कह रहा है, समपूर्णांक समपूर्णांक का मतलब समझते हैं कि आपको किस दो का गुणज होगा, तो हम समपूर्णांक यहाँ 2q के रूप का होता है। अब कह रहा है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 है। 2q+1, क्योंकि अब अगर ये सम पूर्णांक है तो 2q तो इसमें जोड़ेंगे तभी 2q+1 प्राप्त होगी के रूप का होता है। जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक वैल्यू है, जहाँ एक q जो है, ये q वैल्यू है, q एक धनात्मक नहीं पूर्णांक वैल्यू है, एक पूर्णांक है। अब धनात्मक तो वही है, ये पूर्णांक है। चलिए तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम मानते हैं कि कोई धनात्मक मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं, यहाँ हल करते हैं इसको। माना ए कोई धनात्मक
संख्या। अब मान लिए हम माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और जो दूसरी हम वैल्यू धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं उसको हम b मानते हैं। b इसकी वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ, और हाँ जो ये हमारी वैल्यू है b, जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारी बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा। तभी तो हम समझेंगे कैसे यूक्लिड प्रमेय विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो अब हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लिख देते हैं। करने का अब देखते हैं कि हम हमारी जो वैल्यू है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें हम छोटी वैल्यू से भाग करते हैं। तो यहाँ पर जो a है इसमें हम छोटी वैल्यू b है, हमारा b की एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है, b की वैल्यू 2 है। तो अब हम यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से हम भाग करेंगे, मान लीजिए हम इसको q बार ले गए। अब यहाँ तो अब ये हमारी फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि हम यहाँ भाग देंगे, तो हमारी ये मान लीजिए यहाँ भाग किए तो ये q बार गया, कुछ वैल्यू आई, कुछ शेष बच गया, जैसे मान लीजिए हम r, जो शेष बचा उसे r। तो अब जो r की वैल्यू होगी, हमने पहले बताए जो r की वैल्यू होगी वो 0 की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहले से ही बताया गया है कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, 0 से या तो बड़ी होगी। अब बड़ी होगी तो ये भी बताया गया है कि जो भाजक है उससे छोटी होगी। तो r की वैल्यू जो है या 0 हो सकती है या फिर उससे छोटी हो सकती है, छोटी यहाँ भाजक 2 है तो r की वैल्यू यहाँ फिक्स हो गई। r की वैल्यू जो है r की या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, तो हो गई। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो यहाँ होगा a बराबर 2q प्लस r आ गई। अब यहाँ पर हम दो वैल्यू रख सकते हैं r की, या तो 1 रखेंगे या 0 रखेंगे। तो हम पहला करते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, पहली वैल्यू को रखते हैं 0 के लिए, 0 के लिए रखते हैं। तो अब हम 0 रखेंगे तो हमारा a बराबर 2q। अब 2q आ गया तो ये एक सम धन पूर्णांक है। q एक धन पूर्णांक है। q अगर एक धन पूर्णांक है तो हम इस 2 का गुणज है तो ये एक सम धन पूर्णांक होगी, क्योंकि 2 का जिसमें गुणज होता है वो सम वैल्यू होती है। तो इसीलिए ये एक सम वैल्यू सम धन पूर्णांक है। ये एक समधन पूर्णांक है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब इसलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब r की वैल्यू दूसरी जो है r 1 के लिए, 1 के लिए अब r की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो a बराबर 2q प्लस 1। तो r था, अब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, a बराबर 2q प्लस 1, ये हो गई। अब अगर ये समधन पूर्णांक संख्या है, जो 2q है ये समधन पूर्णांक संख्या है, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमेशा सदैव हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ये एक विषम धन पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गई हमें।
तो इससे हमारा ये सिद्ध हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कि जो ये 2q है सम रूप में प्राप्त हुई है और जो ये 2q+1 है विषम धन पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगी। तो ये सिद्ध हो गया विषम धन पूर्णांक संख्या, ये समधन पूर्णांक संख्या। तो हमको लगता है आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और इसके द्वारा HCF निकालना और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना, उसके बाद ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये दोनों थियरियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पे क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।